नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबको सबकी लैंग्वेज में आई ग्रीट वेलकम इन दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पिछले लेक्चर के अंदर हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेरिवेशंस की फॉर 3 कॉन्जुगेट वेरिएबल्स, पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी की बात हमने की, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अनसर्टेनिटी की बात हमने की, एंड वी ऑल्सो प्रूव्ड एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम आज इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं फ्रॉम हाइपोथेटिकल गामा रे माइक्रोस्कोप। और मैंने पिछले लेक्चर के अंदर कहा था कि आई विल डिस्कार्ड द स्टेटमेंट्स जो लोग ये कहते हैं कि हमारी रियल लाइफ के अंदर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। टुडे आई विल प्रूव कि इसकी सिग्निफिकेंस है। आज का लेक्चर और इससे आगे मुझे एक लेक्चर और चाहिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को थॉरली एक्सप्लेन करने के लिए। तो इन टोटल पिछला वाला, आज दिस वन एंड द नेक्स्ट वन, इन तीनों लेक्चर्स को देखने के बाद आप लोगों को समझ आएगा कि वाकई में जिस नींव के ऊपर पूरी क्वांटम मैकेनिक्स खड़ी है वो कितनी मजबूत है और उसकी सिग्निफिकेंस हमारी रियल लाइफ के अंदर क्या है, दैट यू ऑल विल लर्न आफ्टर वाचिंग दीज 3 लेक्चर्स। तो देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस और आई मे से द डिराइव हाइपोथेटिकल गामा रे माइक्रोस्कोप कॉन्सेप्ट को यूज करके इस प्रिंसिपल को डिराइव करने का प्रोसेस जो है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। I may say the principle, this principle can be illustrated by considering the inevitable error in finding the position of an electron in hypothetical experiment using gamma ray microscope। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक गामा रे माइक्रोस्कोप है, एक assumption, एक मैं कहूँ कि हमें इमेजिन करनी है, एक कहानी अज्यूम करनी है, अपने दिमाग में एक फिल्म, एक पिक्चर क्रिएट करनी है कि एक गामा रे माइक्रोस्कोप के साथ हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजरमेंट करने जा रहे हैं, हम उसके ऊपर गामा रे फोटोन को फॉल करवाएंगे एंड वी विल स्टडी द स्कैटर्ड गामा रे फोटोन्स। दिस मेथड वाज सजेस्टेड बाय नाइल बोहर एंड फुली डेवलप्ड बाय हाइजेनबर्ग। हुआ क्या था, बोहर साहब जैसे उनका नेम सजेस्ट करता है वो बोर हो गए ये करते करते तो ट्रिगर उन्होंने किया था काम और हाइजेनबर्ग भाई साहब आ गए कि चलिए आप बोर हो गए, आप हटिए साइड पे, अब मैं काम करता हूँ। तो दिस मेथड वाज फुली डेवलप्ड बाय हाइजेनबर्ग। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर O लोकेशन पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेट अस सपोज आई एम हैविंग एन इलेक्ट्रॉन एट लोकेशन O एंड आई एम फॉलिंग अ गामा रे ऑन दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस डायरेक्शन। एक गामा रे फोटोन मैंने इधर से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करवा दिया और ऑल डायरेक्शंस में वो गामा रे क्या होगी, स्कैटर हो जाएगी, अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर होएगी। और यहाँ से ऊपर हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक माइक्रोस्कोप जो है वो प्रेजेंट है। हेयर माइक्रोस्कोप है हमारे पास। इस माइक्रोस्कोप के अंदर यहाँ से एंट्री किसको मिलेगी, गामा रे फोटोन्स को एंट्री मिलेगी। मैंने माना कि P मोमेंटम है एंटर करने वाली रेडिएशन का एंड लेट अस सपोज जो ये कोण बना, इस कोण का सेमी वर्टिकल एंगल जो है दैट इज थीटा। तो इस माइक्रोस्कोप के अंदर मैंने मान लिया थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ रेज दैट एंटर द माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट O। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से रेडिएशंस ऐसे ऐसे जाकर एक पूरा कोन बना लेंगे, ऐसे ऑल डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन से निकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोटा सा टाइनी सा स्फेरिकल पार्टिकल माना है हमने, तो उसमें से ऑल डायरेक्शंस में से ऐसे रे निकलेंगी और हमने माना कि वो माइक्रोस्कोप के अंदर एंटर कर रही हैं और सेमी वर्टिकल एंगल उस कोन का क्या है, थीटा, जहाँ से वो एंट्री ले रही हैं। एंड वी नो दैट रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय डेल्टा एक्स is equal to lambda upon 2 sin theta. Let us suppose this is equation number 1. Resolving power क्या है, डेल्टा x is equal to lambda upon 2 sin theta, where delta x is the shortest distance between 2 points in the field of view which can be distinguished as separate। मतलब क्या है कि 2 पॉइंट्स हैं, कोई भी उस माइक्रोस्कोप की फील्ड ऑफ व्यू के अंदर 2 पॉइंट्स हैं, उन 2 पॉइंट्स को सेपरेटली और डिस्टिंक्टली देखने के लिए जो उनके अंदर जो डिस्टेंस है, बड़ा शार्प डिस्टिंक्ट मैं कहूँ कि उनको देखने के लिए डिस्टेंस, जैसे ये 2 फिंगर्स हैं, आपको 2 आप नज़दीक लाई जा रहे हैं, दूर से आपको एक मैं कहूँ कि सिंगल नज़र आ रही है, आप नज़दीक लाएंगे, जिस डिस्टेंस पर आकर जहाँ पर आपको ये 2 फिंगर्स शार्पली डिस्टिंक्टली 2 नज़र आने लग जाएं, दूर में एक थी, पास लाएंगे तो 2 दिखेंगी। तो ये जो मेजरमेंट्स होती हैं रिजॉल्विंग पावर के लिए मेजरमेंट्स होती हैं, तो यही वो डिस्टेंस डेल्टा एक्स है जो आपको पास आके सेपरेशन में नज़र आने लगा।
In other words, I can say if the position of electron O changes by an amount equal to or less than delta x, microscope will not be able to detect this. मतलब अगर इस डेल्टा x से कम डिस्टेंस हुआ तो माइक्रोस्कोप इसको मेजरमेंट नहीं कर पाएगी, और अगर इससे ज़्यादा हुआ तो बड़े आराम से इसको मेजर कर लेगी. और आई मे से द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस डेल्टा x, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हुआ तो मेजर नहीं कर पाएगी. और मैं कहूँ कि और ये डेल्टा x क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस. अब गामा रेज जो स्कैटर हो गई हैं इलेक्ट्रॉन से, दोज विल गो इनटू द माइक्रोस्कोप एंड ड्यूरिंग दिस स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन विल बी रिक्वायर्ड एंड इट्स मोमेंटम विल बी डेफिनेटली चेंज. हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी बात की कि अगर आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोटोन फॉल करवाएंगे तो बेचारे को धक्का लगेगा, बेचारा अपनी जगह से हिल जाएगा, तो हिलने की वजह से उसके मोमेंटम के अंदर चेंज आ जाएगा. इन ऑर्डर दैट चेंज दिस चेंज में बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, कंसीडर अ सिंगल गामा रे फोटोन इंसिडेंट ऑन इट अलोंग एक्स एक्सिस. जो मैंने आपको भी ये दिखाई है डायग्राम कि ये जो P के अंदर चेंज है ये मिनिमम से मिनिमम हो, इसके लिए मैंने मान लिया कि मैंने एक्स रे को एक्स डायरेक्शन के गामा रे को एक्स डायरेक्शन से होते हुए इस इलेक्ट्रॉन O के ऊपर मैंने फॉल करवा दिया अलोंग एक्स एक्सिस. Then the scattered photon of this gamma radiation will be of wavelength lambda will enter into the microscope objective anywhere between OA and OB. This is OA and this is OB. यहाँ से स्कैटर होता हुआ ये फोटोन कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन से इस माइक्रोस्कोप के अंदर एंटर कर जाएगा. The momentum of scattered photon will be h by lambda dash. मोमेंटम जो है स्कैटर्ड फोटोन का मैंने क्या माना, मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम बाय यूजिंग डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट इट विल बी h अपॉन लैम्डा डैश, ये मैंने मान लिया. एंड इनिशियल मोमेंटम इसका ये स्कैटर्ड का हो गया. जब इसकी स्कैटरिंग नहीं हुई थी तब जो इसका इनिशियल मोमेंटम था, अगेन डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, इट विल बी लैम्डा h अपॉन लैम्डा. मतलब यहाँ से जो वेवलेंथ गई वो है लैम्डा और जो यहाँ पर एंटर हुई दैट इज लैम्डा डैश. स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ मैंने मानी लैम्डा डैश और इनिशियली जो उसकी वेवलेंथ थी वो थी लैम्डा. अब कंपोनेंट ऑफ स्कैटर्ड मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, देखिए h बाय लैम्डा ऐसे अलग अलग डायरेक्शंस में है. अब इसका जो स्कैटर्ड फोटोन है इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, और ये जो स्कैटर्ड कंपोनेंट है इस डायरेक्शन के अंदर ये क्या आएगा, h अलोंग एक्स एक्सिस में बात कर रही हूँ. देखिए p इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर कौन सा जाएगा, p cos थीटा, और इस डायरेक्शन के अंदर कौन सा जाएगा, p sin थीटा. दिस वन इज scattered momentum for gamma ray photon along x axis. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, along x axis scattered momentum या momentum of scattered gamma ray, scattered momentum लिख दिया मैंने, या आप momentum of scattered gamma ray भी लिख सकते हैं. it will be h upon lambda dash sin theta. साइन थीटा वाला कंपोनेंट ये P क्या है, h अपॉन लैम्डा डैश है, स्कैटर्ड वाला दिस इज h अपॉन लैम्डा डैश. तो h अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा हो गया स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस. नाउ मोमेंटम इम्पार्टेड टू इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल अलोंग एक्स एक्सिस. सो मोमेंटम, आई एम गोइंग टू राइट मोमेंटम imparted to electron along एक्स एक्सिस. इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, इनिशियल है h बाय लैम्डा, फाइनल है h बाय लैम्डा डैश माइनस साइन थीटा. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने 2 मान लिया. इफ द स्कैटर्ड फोटोन एंटर्स द माइक्रोस्कोप अलोंग दिस डायरेक्शन, ये वाली से ये OA वाला हमने कंसीडर कर लिया, OB से अगर एंटर करता है, आई एम अगेन सेइंग इफ द स्कैटर्ड फोटोन एंटर्स द माइक्रोस्कोप अलोंग डायरेक्शन OB, तो इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इधर वाला दिस वन, वैल्यू तो यही रहेगी p sin थीटा, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव में है. देन द कंपोनेंट ऑफ स्कैटर्ड मोमेंटम अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस h अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा. अब ये हो गया है. अब मोमेंटम इम्पार्टेड टू इलेक्ट्रॉन अलोंग दिस डायरेक्शन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा माइनस h अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा. सो ये मैं दोबारा लिखने लगी हूँ, मोमेंटम इम्पार्टेड टू इलेक्ट्रॉन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस
ये हो जाएगा h अपॉन लैम्डा माइनस h अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा। माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो मैं यहीं पर इसको प्लस कर देती हूँ। आप लोगों को मुझसे जेलस तो बहुत फील हो रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को नोटबुक पे एक नया स्टेप लिखना पड़ेगा। तो यही फ़ायदा है एक टीचर और एक स्टूडेंट के अंदर जो डिफरेंस है वो एक बड़ा फील गुड फैक्टर देता है कि हमारा यहाँ पर कम लिख के काम चल जाता है, आप लोगों को बहुत लिखना पड़ता है। इट्स ओके, हम भी इन्हीं स्टेजेस से निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो देखिए जो मोमेंटम है, द मोमेंटम गिवन टू इलेक्ट्रॉन कैन देयरफॉर हैव एनी वैल्यू बिटवीन दीज टू इक्वेशंस 2 and 3। तो ये हमने दो वैल्यूज ले ली कि मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में। सो इट कैन हैव एनी वैल्यू ऑफ मोमेंटम बिटवीन दीज टू इक्वेशंस गिवन बाय दीज टू इक्वेशंस 2 and 3, एंड देयरफॉर द अनसर्टेनिटी और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस विल बी डेल्टा px। इस इक्वेशन 1 को मैं यहीं पर लिखा रहने देती हूँ बिकॉज आई विल नीड दिस एक्सप्रेशन। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये दिस वन, आई एम गोइंग टू राइट द अनसर्टेनिटी और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। इट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी एक्स एक्सिस के अंदर कितनी मेजरमेंट के अंदर एरर होगी, दिस वन माइनस दिस वन। आप कर दीजिए। सो इट विल बी h बाय लैम्डा प्लस h बाय लैम्डा डैश साइन थीटा माइनस ऊपर वाली टर्म इक्वेशन 2 h बाय लैम्डा माइनस h बाय लैम्डा डैश साइन थीटा। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस h बाय लैम्डा, ये h बाय लैम्डा, ये एक दूसरे को निस्तनाबूद कर देंगे और हमारे पास बचेगा 2h बाय लैम्डा डैश साइन थीटा। इतनी टर्म हमारे पास पहुंच गई है। और अब देखिए मुझे क्या लेना है, मुझे पोजीशन और मोमेंटम अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करना है। आई नीड टू मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी, और डेल्टा एक्स है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 के अंदर एंड डेल्टा पी एक्स है मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 4 you will get delta x into delta px. It will be equal to lambda upon 2 sin theta multiplied by 2h by lambda dash sin theta. sin theta ने sin theta को मारा, 2 ने 2 को मारा। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, यहाँ पर लैम्डा डैश अपॉन 2 साइन थीटा है। अब देखिए क्या है, सॉरी यहाँ पर भी 2h बाय लैम्डा डैश साइन थीटा है। एंड ये स्कैटर्ड फोटोन के लिए था, ये है स्कैटर्ड फोटोन के लिए जो डेल्टा एक्स दैट वाज मेजरमेंट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अनसर्टेनिटी तब आई जब गामा रे स्कैटर हो गई। तो ये जो डेल्टा एक्स है यहाँ पे हमें लैम्डा डैश लिखना चाहिए था, क्योंकि अनसर्टेनिटी किसने दी, स्कैटर्ड फोटोन ने दी, किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो ये लैम्डा डैश है। अब यहाँ पर भी हमारे पास लैम्डा डैश है, लैम्डा डैश ने लैम्डा डैश को मार दिया, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच। दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, उनकी मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, एच, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड मोर रिग्रेस कैलकुलेशंस विल गिव यू डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एच क्रॉस या एच अपॉन 2 पाई या एच कट। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ और बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आता है। हमने देखा कि रिजॉल्विंग पावर जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लैम्डा। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होती जाएगी रिजॉल्विंग पावर किसी भी ऑब्जेक्ट की उतनी ज़्यादा। यहाँ पर मैं असर्ट कर रही हूँ कि हमारी इस रियल लाइफ के अंदर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की सिग्निफिकेंस है। अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं आता तो हमें ये पता नहीं चलता कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है, ये सारा कुछ सारी कहानी साथ तामझाम हमने इलेक्ट्रॉन के लिए किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एग्जिस्टेंस कभी पॉसिबल ना हो पाती अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट अगर है पिक्चर में नहीं आते, जिनके बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि जी नहीं, इनकी तो रियल लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एग्जिस्ट करना इन दोनों का कॉन्सिक्वेंस है। देखिए आप लोग अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश करें, इलेक्ट्रॉन और फोटोन इनकी कंपैरिजन करें बाय यूजिंग द डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट, सो यू विल गेट लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, और नीचे आ गई फोटोन की वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आप लेंगे h अपॉन √2m e। मैंने अपने डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट के लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में ये एक्सप्रेशंस करवाई हैं। और लैम्डा पी फोटोन के लिए, लैम्डा पी हमें पता है लैम्डा क्या होता है, h अपॉन p मोमेंटम, और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, e अपॉन c। तो hc अपॉन e ये किसकी होगी, फोटोन की वेवलेंथ। तो ये आ जाएगा यहाँ पर hc
ई, एच से एच चला गया, तो देखिए लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी ये किसके इक्वल हो गया है, 1/c ई पावर हाफ अपॉन m, यहाँ पर आपके पास 2m ये आ जाएगा। दिस वन विल बी द वेव लेंथ। आप चाहें तो इस m को भी दिस m विल ऑल्सो बी इन दिस रूट। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन ये डेमॉन्स्ट्रेट करती है, ये एक्सप्रेशन हमें हेल्प करती है ये जानने में कि ये जो लैम्डा ई है दिस विल बी ग्रेटर देन लैम्डा पी, कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फोटोन की वेवलेंथ से ग्रेटर होती है अगर एनर्जी ग्रेटर देन 2mc² हो जाए, विच इज ट्वाइस ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे अगर ज्यादा हो जाती है तो लैम्डा पी विल बी ग्रेटर देन लैम्डा लैम्डा ई विल बी ग्रेटर देन लैम्डा पी, एंड अगर ये कम हो जाती है तो वेवलेंथ हो जाएगी कम। और ये जो चीज़ है दिस वन, इसको ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फोटोन की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है अगर इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलता है, इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन चलता है तो इसका मतलब है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, और रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा हो जाएगी देन वी विल बी एबल टू सी द वेरी वेरी स्मॉल फ्लॉज, वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, टाइनी ऑब्जेक्ट्स इन एनी सरफेस, इन एनी स्ट्रक्चर। तो हम देख पाएंगे विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नथिंग बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो मैं फिर से कहूँगी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एग्जिस्ट होना अपने अंदर एक प्रूफ है कि हमारी लाइफ में, हमारी मैं कहूँ कि ज़िंदगी के अंदर हम जब ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं कि ये सरफेस कैसी है, ये सरफेस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है हमारे पास, छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखना, किसी सरफेस को देखना, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये सारी की सारी जो हैं दीज फॉर्म देयर बेसिस फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट। इनकी और भी ज़्यादा ढेरों सारी एप्लीकेशंस हैं हमारी लाइफ के अंदर, उन सबको हम अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, बट स्टिल अभी भी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। Now we are going to illustrate Heisenberg uncertainty principle by diffraction of a beam of electrons by a narrow slit. और I may say I am going to discuss ideal position measurement experiment. और आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये आ जाता है, prove position momentum uncertainty principle using particle approach। अभी तक तो आप बार बार ये बात कर रहे थे कि जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो वेव बिहेवियर शो कर रहे हैं, वेव बिहेवियर शो कर रहे हैं, हम पार्टिकल से वेव पे आ रहे थे। अब हम वापस वेव से पार्टिकल पर जाकर ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बाय यूजिंग पार्टिकल अप्रोच और आइडियल पोजीशन मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट। आइडियल पोजीशन measurement experiment, position measurement experiment। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन। जिन लोगों ने ब्रैग्स लॉ नहीं देखा है तो आप लोग एक्स रेज की मेरी प्लेलिस्ट के अंदर इसको प्रूव किया गया, आप लोग वहाँ देख सकते हैं इसको। सो प्रिंसिपल जो है ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन है, और कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास एक सोर्स होगा इलेक्ट्रॉन्स का विच विल बी एमिटिंग अपस्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग एक्स एक्सिस। एक स्लिट होगी, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रहा है वेव ऑप्टिक्स के अंदर, एग्जैक्टली सेम। एक हमारे पास स्लिट रहेगी विच विल बी केप्ट इन वाई डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पर एक स्लिट है जो वाई डायरेक्शन में रखी गई है, इसके ऊपर अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रही हैं। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सोर्स होगा विच विल बी एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। और इस स्लिट की जो विड्थ है वो मैंने मान ली है डी, जो अपर्चर ओपनिंग है वो हमने माना डी। और उसके बाद स्क्रीन टू ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ डिफ्रैक्शन। ये छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, मैंने पहले भी आप लोगों को किसी एक्सपेरिमेंट को लिखने का तरीका या किसी भी डिवाइस को लिखने का तरीका समझाया कि पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए। दिस इज वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल विल बी ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन। और कंस्ट्रक्शन के अंदर नंबर 1 यू नीड एन इलेक्ट्रॉन सोर्स, नंबर 2 यू नीड slit which is kept along y direction, and number 3 you need a screen to observe the diffraction pattern। अब होगा क्या, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। और डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको पता है मैक्सिमास मिनिमास कुछ इस तरीके से आगे ये जाते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न जो है वो हमें मिलता है। यहाँ से सेंट्रल ओपनिंग से मैंने माना कि यहाँ तक ये जो एंगल ट्रेस होता है यहाँ पर दिस वन, ये मैंने मान लिया क्या है, थीटा है एंगल। अब मोमेंटम
along दिस डायरेक्शन P है, एंगल थीटा बन रहा है इस साइड, तो एक कंपोनेंट P cos थीटा आ जाएगा, एक कंपोनेंट P sin थीटा। इसको मैंने Px माना cos थीटा वाले को, sin थीटा वाले को मैंने माना Py. The momentum of electron acts in x direction and let the electron beam strikes a slit of width d kept in y direction. जो जो वर्ड्स मैं इंग्लिश के अंदर लाइंस बोलती हूँ आप उनको लिखते जाइए, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। मैं हर लेक्चर में ये बात बोलती हूँ क्योंकि यहाँ लिखने से इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। सो कंसीडर मोशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की मोशन हम कंसीडर करेंगे बिफोर एंटरिंग इनटू द स्लिट, दिस पी वाई विल बी जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा जीरो। एंड फॉर दिस इलेक्ट्रॉन आई में से कि उसकी अनसर्टेनिटी एरर पोजीशन के अंदर अलोंग वाई एक्सिस इट विल बी जीरो, क्योंकि जब वो गया ही नहीं है उधर तो एरर कितनी आ जाएगी, वाई एक्सिस में जीरो आ जाएगी। और अगर मैं कहूँ कि वो नहीं गया है तो उसका मोमेंटम वाई एक्सिस में कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि जब पी वाई जीरो है अलोंग वाई एक्सिस तो इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा पी वाई वो क्या बन जाएगी जीरो। अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जीरो आ गई है तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा वाई इट विल बी इनफाइनाइट। मुझे नहीं पता इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस में कहाँ पर जाएगा और किस भूल भुलैया में वो गिर जाएगा और वो जाके कहेगा कहाँ पहुंचा मैं, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। जैसे किसी की याददाश्त चली जाती है तो उसकी याददाश्त चली जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली अनलोकलाइज्ड अलोंग वाई एक्सिस। When electron will pass through the slits, its y coordinate is localized to some extent, क्योंकि जब यहाँ से स्लिट में से निकलेगा तो ये y एक्सिस के अंदर मैंने इतना सा छेद दिया है उसको कि भाई भैया तूने तो यहाँ से ही निकल के जाना है और कोई रास्ता तुझे अलाउड नहीं है। इसका मतलब मैंने उसका जो y डायरेक्शन की पोजीशन थी उसको कुछ हद तक लोकलाइज कर लिया है, लोकेट कर लिया कि इस रीजन में से ही निकलेगा भैया और कहीं से नहीं निकलेगा। सो उसकी जो पोजीशन अनसर्टेनिटी आ जाएगी वो आ जाएगी डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो डी डिस्टेंस ही मूवमेंट करके इधर उधर जा सकता है और कहीं नहीं जा सकता। Suppose this is equation number 1, but it is very difficult to locate the exact position of electron in this slit. मुझे पता है कि D के अंदर ही कहीं पर होगा, लेकिन कहाँ होगा ये मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानती हूँ ये, ना 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 ना। तो एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो हमें नहीं पता होगी। तो अब इलेक्ट्रॉन बीम जब डिफ्रैक्ट हो जाएगी स्लिट से तो ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग d sin थीटा शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, और अगर मैं n को ले लेती हूँ 1 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर पैटर्न तो लैम्डा d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम वी आर गोइंग टू स्टडी। तो यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। Suppose this is equation number 2, sin theta lambda by d के इक्वल आ गया। The electron can go in any direction between 0 to theta, यहाँ से निकल के 0 to theta all directions कहीं भी जा सकता है। ये मतलब भूल भुलैया में फंस जाएगा, इसको बेचारे को पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है। If P is the momentum of electron along x axis, मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। Along x axis it will be P cos theta and along y axis its momentum will be P sin theta. Since we are talking about y axis तो मैं कहूँगी momentum along y axis अब क्या हो जाएगा P sin थीटा। ये हो गया मोमेंटम उसका अलॉन्ग y एक्सिस। मान लीजिए ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। अब बात क्या है, द y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट कैन बी एनीवेयर बिटवीन दिस रेंज 0 to 2y, 0 से लेके py तक इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अनसर्टेन बाय एन अमाउंट, कितनी अमाउंट हो जाएगी, अगर ये वैल्यू कहीं से भी 0 से लेके p sin थीटा तक कोई भी वैल्यू ले सकता है तो मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी क्या आ जाएगी, नन अदर देन p sin थीटा, इसके इक्वल अनसर्टेनिटी आ गई। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को यहाँ पर पुट करवा दिया, मतलब ये जो वैल्यू साइन थीटा की हमने लैम्डा अपॉन डी लिखी थी इसको हम यहाँ पुट करवा देते हैं, p लैम्डा अपॉन डी मेरे पास क्या आ गया है, डेल्टा पी वाई। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5 और हमें पता है जो लैम्डा होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट इट इज h बाई पी, तो आप इसको पुट करवा दीजिए, पुट लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी यूजिंग डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट। तो डेल्टा पी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, पी एच अपॉन पी डी, पी को खत्म करेगा, सो डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू एच अपॉन डी। और मैं कहूँ डेल्टा पी वाई इंटू डी इज इक्वल टू एच, डेल्टा पी वाई इंटू डी इज इक्वल टू एच। और हमने पीछे कहा कि ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू व्हाट, डी है, तो डेल्टा पी वाई
delta y is equal to h, and this is nothing but statement of uncertainty principle along y-axis, and more rigorous calculations will give you delta py into delta y will be equal to h cross या h upon 2 pi. तो देखिए ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डेमॉन्स्ट्रेट करने का। यहाँ पर वैल्यूज पुट करवा के बड़े आराम से, एक पैरामीटर की वैल्यू आपको मिनिमम पता है तो दूसरे की मैक्सिमम आ जाती है, एक की मैक्सिमम पता है तो दूसरे की मिनिमम आ जाती है। सो इन दिस वे ये छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस थी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। एग्जामिनेशन में ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बड़ा प्रोबेबल रहता है कि प्रूव पोजिशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूजिंग पार्टिकल अप्रोच, तो आपको ये वाला आंसर वहाँ पर लिखना होता है। अब इसकी एप्लीकेशंस लेकर आएंगे हम अपने अगले लेक्चर में। Thank you so much.